सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। सुना था कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता। आज इस मुहावरे के एक एक लफ्ज की हकीकत ऐसे आश्कार हुई है कि इस लफ्ज से घिन आने लगी है। शिकारपुर में कुत्ते के काटने की वैक्सीन न मिलने से 10 साल का मीर हसन लाड़काना में कमिश्नर ऑफिस के सामने जान की बाजी हार गया। मां की आंखों के सामने उसकी गोद में तड़प तड़प कर मौत की आगोश में उतरते लाल की यह खौफनाक वीडियो मैंने सिर्फ एक बार देखी है, क्योंकि दूसरी बार देखने का हौसला ही नहीं। उस वक्त से मैं जिस कर्ब से गुजर रहा हूं नाकाबिले बयान है, लेकिन सियासत के पुजारियों को इससे क्या लेना देना, क्योंकि सियासत के सीने में कौन सा दिल होता है। सिंध के सूबाई वजीर सईद गनी ने 10 साला मीर हसन की मौत का जिम्मेदार वालिदैन को करार देकर सिंध हुकूमत को क्लीन चिट दी है। यही तो है सियासत, जज्बाती ना हो। सिंध हुकूमत की नजर से देखें तो आपको पता चलेगा कि मां की गोद में सिसक सिसक कर जान देने वाले मीर हसन का सबसे बड़ा जुर्म यह है कि उसके नाम के साथ भुट्टो या जरदारी का लाहिका नहीं लगा था। सिंध में वैक्सीन ना मिलने पर मरते हैं तो सिर्फ इंसान, भूख जान लेती है तो सिर्फ थर के गरीब बच्चों की, वरना अहले इक़्तिदार के तो कुत्ते भी वैक्सीनेशन के लिए दुबई और यूरोप ले जाए जाते हैं। अहले इख्तियार के ऐवान के सामने एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरता है तो मीर हसन जैसा गरीब, जबकि इख्तिदारियों के पालतू भी ठंडी गाड़ी में प्रोटोकॉल के मजे लेते हैं। पीपल्स पार्टी खुदशी शाह की गिरफ्तारी पर कोहराम मचाने को तैयार है। उनसे 500 अरब का हिसाब लेने से 18वीं तरमीम जमहूरियत और जमहूरी निजाम खतरे में आ सकता है। ऐसे में बेबस लाचार मीर हसन की मौत पर क़यामत क्यों बपा हो। सबसे पहले आज इस पर बात करेंगे असद खरल साहब और बाबर डोगर साहब मेरे साथ, लेकिन पहले खुर्शीद शाह साहब की गिरफ्तारी पर किसने क्या कहा है, क्या सोचा जा रहा है पीपल्स पार्टी की जानिब से, रिपोर्ट देखिए। असद खरल साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उसमें उन्होंने कहा है, कह रहे हैं कि जी ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, सियासी इंजीनियरिंग है और अगर एहतसाब होता है सिर्फ पीपल्स पार्टी का होता है। लेकिन उसमें भी मीर हसन का, उस बच्चे का कहीं जिक्र नहीं कि जो कमिश्नर ऑफिस के सामने मां की गोद में तड़पता रहा और इस दुनिया से चला गया, उसकी कहीं बात नहीं है। इस वक्त सबसे बड़ा मसला मीडिया का भी, इदारों का भी, पीपल्स पार्टी का भी सबसे बड़ा मसला यह है कि खुर्शीद शाह साहब को आपने गिरफ्तार क्यों किया, उनसे 500 अरब रुपए का हिसाब आप क्यों मांग रहे हैं, जबकि नैब कहता है कि साबित हो रहे हैं इल्जामात, उनके पास सबूत है। उसामा साहब, 2 सितंबर को आपको याद होगा हमने प्रोग्राम में खुर्शीद शाह साहब के जो कच्चे चट्टे हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा तफसीलात अवाम तक रखी थी। ये सब बातें कही गई थी जो आज और सामने उसके अंदर खुर्शीद शाह साहब ने या पीपल पार्टी ने उसको डिनाई नहीं किया था। बात यह है कि जो खुर्शीद शाह साहब को गिरफ्तार क्यों किया गया, खुर्शीद शाह साहब को एक सवालनामा दिया गया था नैब सक्कर की जानब से। खुर्शीद शाह साहब उसका जवाब देना उन्होंने गवारा नहीं किया। खुर्शीद शाह साहब को पता चल गया था कि उनके जो फ्रंटमैन हैं, उनके जो बेनामीदार हैं, नैब में वो सब कुछ जाके उगल चुके हैं। खुर्शीद शाह इसलिए छुप रहे थे, सक्कर जाने से ग्रेज कर रहे थे, इस्लामाबाद में छुपे हुए थे। और नैब का जो अरेस्ट, जो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट है, जो चेयरमैन को उन्होंने 2 पेजेस की एप्लीकेशन की, बल्कि 3 सफ़ात पर मुश्तमिल, उसमें उन्होंने लिखा कि अगर खुर्शीद शाह साहब को फौरी तौर पर गिरफ्तार ना किया तो वो फरार हो सकते हैं और उनके जो बेनामीदार हैं, जो फ्रंटमैन हैं, जब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया उनका इन्फ्लुएंस है और वो प्रॉपर सही अपनी जो चीज़ें हैं वो हमें बयान नहीं कर रहे, उनके ऊपर प्रेशर है, इसके ऊपर उनको गिरफ्तार किया गया। अब ये जो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट के अंदर 2930 गज का एक अम्यूनिटी प्लाट था स्कूल का, जो कि प्रोफेसर हाउसिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अंदर उन्होंने उस पर कब्जा करके 4 कनाल जो प्लाट थे बड़े, और उस पर भी उमर जान और बाकी जो लोग हैं उनके फ्रंटमैन, उन्होंने करोड़ों रुपए का वहाँ पे उसकी तामीरात की। उसके बाद न्यू ताज होटल शिकारपुर रोड है सक्खर, 25 करोड़ मालियत का है। ये इजाज बलोच है, फ्रंटमैन है, बेनामीदार। ये नैब का ग्राउंड ऑफ अरेस्ट जो मैं वो पढ़ रहा हूँ उसका तर्जमा करके नाजरीन के लिए। जी। पेट्रोल पंप है जो कि रोडी रोड पे है, वो है कासम शाह, इनका फ्रंटमैन है, बेनामीदार। बंगला है इनका है
पप्पू महर जो है फ्रंटमैन बेनामीदार है, गवर्नमेंट लैंड के ऊपर बना। फिर गल्फ होटल है कंस्ट्रक्टेड इन रोडी इन द नेम ऑफ इस बेनामीदार, वो है। फिर इसके बाद जो कंपनियां ठेकेदार उनके नाम सुन ले, उमर जान एंड कंपनी और नवाब जान एंड कंपनी, इनको खुर्शीद शाह साहब ने ठेके अरबों रुपए के दिलवाए। एंड बेनिफिशियरी खुर्शीद शाह साहब थे, उन्होंने असासे बनाए बिलियन रुपीस के, ये उनके बेनामीदार थे, इनकी मुख्तलिफ कंपनीज और कारोबार चला रहे थे। फिर उसके बाद ये जो उन्होंने आखिर में प्ली की कि इन द व्यू ऑफ के ये भाग सकते हैं। उसके बाद खुर्शीद शाह साहब के खिलाफ नैब ने 31 जुलाई थे, उस वक्त ना लॉकडाउन की बात हो रही थी ना धरने की बात हो रही थी, 31 जुलाई को चेयरमैन नैब ने इंक्वायरी की मंजूरी दी। फिर उसके बाद खुर्शीद शाह साहब के असासे छुपाने के हवाले से सिंध हाई कोर्ट के सखर बेंच में पीटीआई का एक जो बंदा है रहनुमा जाहिर शाह ने एक दरखास्त दी। उन्होंने कहा कि 2011 में शाह फूड इंडस्ट्री खरीदी खुर्शीद शाह साहब ने और 2017 में मालकाना हकूक हासिल किए, लेकिन 18 के इलेक्शन के जो गोशवारे हैं नामजदगी फार्म उसमें उन्होंने असासे छुपाए हैं। एक तो ये हो गया। खुर्शीद शाह साहब अरबोंपति कैसे बन गए? अब जमहूरियत को खतरा अगर हो गया है या इसको सिंध हुकूमत गिराने से कोई मनसूब कर रहा है मीडिया या कोई रहनुमा, तो ये तो जुल्म की बात है। 500 अरब अच्छा 500 अरब की आप खुर्शीद शाह साहब के हवाले से 1970 में 1900 वो एग्जैजरेटेड है, ठीक है मैं एग्री करता हूँ। 1970 में ये वापडा में टेलीफोन ऑपरेटर जो कंप्लेंट रिसीव करने के लिए बैठते हैं, साथ इनको अजाफी चार्ज मिल गया मीटर रीडर का। इनके वालिद साहब जो है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर थे। इनके पास 16 एकड़ विरासती जमीन थी 1985 तक। 88 में ये जंगलात के कंट्रैक्टर बने, 86 में काम शुरू किया। गैर कानूनी लकड़ी की कटाई, चोरी, कमाई उमरा की लिस्ट में शामिल हो गए क्योंकि तरीका इनको आता था। अहले खाना के कराची, सक्कर और दीगर शहरों में 105 बैंक अकाउंट्स की तफसीलात नैब ने हासिल कर ली हैं। खुर्शीद शाह ने मुबैना फ्रंटमैन पहलाज माल के नाम पर 83 जायदादें बना रखी हैं। इस ज़िमन में हासिल होने वाले दस्तावेजात से मुल्क जायदाद सक्कर, रोड, कराची और दीगर इलाकों में है। फिर इनके अलावा पहलाज राय ग्लैमर बेंगलो है, जुनेजो फ्लोर मिल है, मकेश फ्लोर मिल है, दीगर कही जाते हैं। फिर पहलाज माल जो है 2015 से कबल कोई टैक्स अदा नहीं करता था। खुर्शीद शाह का दस्तेराज बनने से कबल वो एक मामूली दुकानदार था। ठीक है। अच्छा इसके बाद उसके नाम पर लड्डू माल के नाम पर 11 हैं। फिर अफ्ताब हुसैन सोमरो के नाम पर 10, जबकि एजाज पल जो नामी है उसके नाम पर सक्कर रोडी में 2 जायदादें हैं। फिर इसके बाद जनाब इन्होंने कार्डिफ जो अस्पताल की राजी उसको भी ना बख्शा, मुबैना फ्रंटमैन की कार्डिफ अस्पताल से 1.5 एकड़ वो ले ली, नर्सरी के लिए जो अलाट कराई। तफसील है। फिर उसके बाद उमर जान एंड कंपनी जो है उन्होंने खुर्शीद शाह के जेर इस्तेमाल बुलेट प्रूफ गाड़ी उन्होंने दी है, उनके नाम पर रजिस्टर्ड है। इस्लामाबाद में खुर्शीद शाह साहब का घर जो है वो उस उमर जान कंपनी का है, जिसने खुर्शीद शाह के बेटे की शादी पर होने वाले भारी अखराजात वो भी अदा किए। फिर सक्खर और दीगर इलाकों में तमाम तरक्कियात तकरीबन इतनी तफसील अब इतनी लंबी चौड़ी ये चीजें हैं, तो मुझे ये बताएं इसका सिंध हुकूमत गिराने से, इसका जमहूरियत के हमले से, इसका इंतकामी कार्रवाइयों से अगर होता तो खुर्शीद शाह साहब के खिलाफ तो 2012 में इंक्वायरी किसने बंद की? अच्छा अब बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि जी ये नाजायज कठपुतली हुकूमत है और कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए खुर्शीद शाह साहब को गिरफ्तार किया गया है और ये नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये नैब वो अच्छा था जो नून लीग में था, जो पीपल्स पार्टी में था, वहां 10 साल कभी करप्शन नजर ही नहीं आई। ये नैब बहुत बुरा है। बाबर डोगर साहब, उसामा साहब, इससे पहले अभी आप बात कर रहे हैं जिसने करप्शन की उसको पकड़ा जाना चाहिए। खुर्शीद शाह ने करप्शन की उसको पकड़ा जाना चाहिए, चाहे वो जमहूरियत खतरे में आती है या नहीं आती। मुझे तो हैरानगी है कि जब एक पॉलिटिकल लीडर जो है जिसने कौम को बेदर्दी से लूटा होता है उसको तो पकड़ने पे जमहूरियत खतरे में आ जाती है। और जब जैसा भी आपने कहा एहसान नाम था उस लड़के का, मीर हसन जो था, जो बेचारा कुत्ते के काटने से तड़प तड़प कर मर गया और वहाँ पर कुत्ता काटने की रेबीज़ की वैक्सीन ही नहीं थी। और जब वहाँ की जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनकी भी एक स्टेटमेंट मुझे याद आ गई जब उनसे कहा गया कि जनाब वहाँ पे रेबीज़ की, ये पुरानी स्टेटमेंट है कि रेबीज़ की वैक्सीन नहीं है सिंध के अंदरूनी सिंध के डिस्ट्रिक्ट में, तो उन्होंने कहा जी कि ये तो बड़ी कॉस्टली है, तो ये हर जगह तो नहीं दी जा सकती और कुत्तों के वाक़यात तो कभी कभी हो जाते हैं। तो सामा साहब, इनके लिए आम आदमी, आम लोग सिर्फ कीड़े मकोड़े हैं, ये कीड़े मकोड़े मरते हैं इनके लिए। इनके घर के जानवर जो है ना वो इन कीड़े मकोड़ों से ज्यादा कीमती हैं, जिनके इलाज के लिए, जिसे आप खुद कह रहे हैं, उनको यूरोप भिजवा दिया जाता है, बाहर से डॉक्टर मंगवा लिए जाते हैं और इन कीड़े मकोड़ों के लिए रेबीज की वैक्सीनेशन नहीं रखी जाती।
खुर्शीद शाह को ये डिफेंड कर रहे हैं जिसने अरबों रुपया लूटा, जो एक मीटर रीडर था और उसने अरबों रुपया लूट कर वो कहां का कहां चला गया, उस पर तो जमहूरियत खतरे में पड़ सकती है। वो लोग जो इनको इलेक्ट करके भेजते हैं, जो इनके लिए वोट डालते हैं, जो इनकी जमहूरियत के लिए बाहर निकलते हैं, क्या वो कीड़े मकोड़े हैं जिनके लिए वैक्सीन तक ये नहीं खरीद सकते? मुझे तो अफसोस हो रहा है कि उसामा साहब, आज का सबसे बड़ा इशू ये होना चाहिए था कि एक बच्चा माँ की, वो देखा नहीं जा रहा। इवन जो फुटेज सामने आई है वो फुटेज कोई देख के दिल दहलाने वाली फुटेज है, लेकिन बिलावल का दिल नहीं दहला इससे, बिलावल का दिल इससे दहला नहीं है। डॉक्टर साहब उनकी उसमें बहनें जो सरकारी बिलावल फैमिली का दिल दहला नहीं है। बिलावल की उनके बहनें लिए आसफा और ये कीड़े मुख्तार मकोड़े के जो हैं। कुत्ते उसामा साहब, हैं, ये इंसान नहीं है। आसफा अगर और- इंसान होते तो फिर इंटीरियर सिंध में थर में जो बच्चे मर रहे थे उनके लिए कुछ किया जाता, कराची में जो करंट लगने से लोग मर गए उनके लिए कुछ किया जाता। उसामा साहब, अब सिंध को रो रहे हैं, पंजाब में वैक्सीन नहीं है कुत्ते के काटने की। मैं आपको पूरे क्लेम से कह रहा हूं कि आप ये जो इन्होंने एसओपी बनाया हुआ कि हर अस्पताल में जो इंटीरियर जितना भी पंजाब है, हर अस्पताल में कुत्ते की काटने की वैक्सीन होनी चाहिए, किसी अस्पताल में नहीं है। कोई टेंडरिंग नहीं हुई वैक्सीनेशन की, मैंने खुद पता किया है। यहां भी और उस्मान उदास साहब माशाल्लाह से दुबई में बैठे हुए हैं, 4 दिन से वो उम्रा करने गए थे और निकल वो दुबई से रहे हैं। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही। डॉक्टर साहब एक तस्वीर दिखाइएगा जी, वो एक सिर्फ तस्वीर आज दिखाएंगे, बुजदार साहब की तस्वीर दिखाइएगा जी, एक वो बैठे हुए किस जगह पे और दिखाते हैं, यहाँ पर बरास्ता मस्कत सऊदी अरब राशिद, जो कि जिनकी सारी उम्र वो मेडिसिन में रही, बड़ी एक्टिविस्ट थी। मुझे तो हैरान है उनको क्या हो गया कि पूरे पंजाब में कुत्ते के काटने की यहाँ भी वैक्सीन नहीं है। उसामा साहब, यहाँ भी कई लोग जाने जा रही हैं जो मीडिया के सामने चीजें अगली नहीं आ खबर रही। हमारी इसी तरह और ज्यादा दिल दहला देने वाली है, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह आपने कहा, यकीनन बाबर साहब बड़ा दुख होता मगर है। मुझे ये बताएं कि जमहूरियत क्या इन्हीं को बचाने का नाम है, बिलावल इनको साहब- अरबपति बनाने का नाम है? बिलावल साहब जमहूरियत परेशान में आम होते। इंसान की कोई वैल्यू नहीं अगर है। आप बिलावल यहाँ पर लोग जो है दिन मुख्तार दिहाड़े बच्चे मर जाए, उनको सोडोमी की जा रही है, आपको- मर्डर किया जा रहा है, सिंध में थर में बच्चे मर रहे हैं, वैक्सीनेशन में बच्चे मर रहे हैं। कराची में तो मुझे वो 2 जवान नहीं भूलते जो लेस्को वो कराची की वहाँ बिजली का करंट लगने से मर गए, उन बेचारों का क्या कसूर था? 43 लोग मरे हैं बिजली से बारिशों में। और उनके नाम के उसका साथ भुट्टो नहीं था। जिम्मेदारी कोई नहीं है, उसकी जिम्मेदारी किसी पे है ही नहीं है। उनके नाम के साथ ना भुट्टो था ना जरदारी था। और मैं आपको कंफर्म बता रहा हूं कि बिलावल हाउस के अंदर आप जाकर, अगर कोई जा सकता है देख ले, एसी लगे होते हैं कुत्तों के लिए भी, क्योंकि वो कोई खास किस्म की ब्रीड है जी, वो एसी के बगैर नहीं रह सकते। कुत्तों के लिए हस्की उसका बताया जा रहा है कोई नस्ल है, और उनके लिए एसी मौजूद हैं। एसी के बगैर वो कुत्ते नहीं रह सकते, बिलावल हाउस के अंदर हैं। शौक से जाकर, इजाजत तो नहीं हो सकती वहां, तो जनाब चिड़िया पर नहीं मार सकती, तो वहां पर यह हाल है। लेकिन लाड़काना में कमिश्नर ऑफिस के बाहर इंसान का बच्चा मर जाएगा कुत्ते कुत्तों काटने के से। लिए उनके कुत्तों के लिए प्रोटोकॉल एसी की है। गाड़ियां, उनके लिए वैक्सीनेशन भी मौजूद है, सब उनके कुछ लिए है। डॉक्टर अच्छा। भी मौजूद हैं। और बिलावल भुट्टो की जो बहनें हैं, जी, बख्तावर हमने और तस्वीरें आसफा, दिखाई हैं कि वो किस उनके साथ वो ट्रैवल होते करते हैं, हैं। ट्रैवल करते हैं। जी, जी, उनके लिए मजाल खास है मुलाजिम उनके हैं। खिलाफ अगर वैक्सीनेशन खत्म हो तो फिर मैं देखता हूं अच्छा, फिर किस तरह जमहूरियत खतरे में आज पड़ती एक है। और सवाल भी है। जी जी, खुर्शीद शाह को गिरफ्तार करना करें, सबको करें, जिसने करप्शन किया हर एक को। मेरी डिमांड है कि हर एक को गिरफ्तार होना चाहिए, बिल्कुल सही है। लेकिन केपीके के क्या वहाँ पे मसला है? वहाँ पर रेफरेंस दायर होते हैं, इन्वेस्टिगेशन होती है, बंदा अरेस्ट नहीं होता। मेरा मतलब आपके डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनको कब अरेस्ट किया जाएगा? प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कब अरेस्ट किया जाएगा? चीफ मिनिस्टर सिंध को कब अरेस्ट किया जाएगा? वहां भी करप्शन की बड़ी बड़ी दास्तानें हैं। ये उसामा मुतालबा तो साहब, हमेशा अगर आप बाबा पढ़े और तो नाज़िर वहां हुए, पर कई समय काले आपके अरब हर रुपयों की करप्शन है। साहब, आपके लिए और नाज़रीन के लिए खुशखबरी, ये सारे गिरफ्तार नहीं हो रहे। अच्छा, पंजाब की एक इंतहाई अहम शख्सियत भी गिरफ्तार हो रही हैं 2 चीजों के ऊपर। नैब के पास सॉलिड चीजें पहुंच चुकी हैं, मजीद उनके कच्चे चट्टे जो उसामा है साहब, वो भी अफजल नैब साहब, के मुझे पास एक पहुंच बात रहे हैं। बताएं। अब मैं गुजारिश आपको जो तो बता रहा हूं, ये तकड़ी पूरी का पैमाना जिम्मेदारी है। से नैब के चेयरमैन जो कहते हैं कि स्कैंडल हम है, चेहरे उसके नहीं देखते, अंदर कागज नैब देखते हैं। आपको मैं मुतरक दावे से नजर कहता आता हूं कि आप चेहरे देखिए, मुराद अली कागज शाह नहीं गिरफ्तार देखते। हो रहा है। अब हम और तो- पंजाब की एक इंतहाई अहम शख्सियत, अच्छा जी, गिरफ्तार होने जा रही है, उसके आपको लगता खिलाफ है? इंक्वायरी लेकिन- शुरू होने वाली है। सर, गिरफ्तार कब होंगे? यार, हर एक को अरेस्ट होना चाहिए ओहदे से यार। हटे थे, जिसने इसके बाद करप्शन होंगे, की है। पहले मुझे एक होंगे। बात बताएं, ये मैं मालम आपको जबा बात का आप देख ले, मैंने तो जितना नैब की अपनी रिपोर्ट पढ़ी है, उसमें जितनी क्लियर है करप्शन,
सारे रूल्स को वायलेट किया गया है, बाबर साहब लेकिन बिल्कुल नैब सही की है। जरूरत नहीं पड़ती कि वो गुजारिश सुनिए ना, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को आपने गिरफ्तार कहा करे। नैब और इदारों को इंसाफ करना चाहिए, नैब को क्रॉस द बोर्ड सर, इंसाफ नहीं करना कर रहा चाहिए, ना। नहीं कर रहा नहीं होगा, लेकिन कर रहा हम इंसाफ। मेरी गुजारिश है कि बतौर साफी हम तो ये कर सकते हैं कि जिस तरह हमने बिलावल भुट्टो के बारे में बात की है कि वहां पर बच्चा तड़प तड़प कर उसने जान दे दी, तो कसूर में जो कुछ हो रहा है क्या उसमें तहरीक इंसाफ की हुकूमत, उस्मान बोजदार साहब, उनका कोई कसूर नहीं है कि वजीर आज़म इमरान खान साहब ने सबको मतलब यानी 3 बच्चे जो दरिंदगी का निशाना बने, उनकी लाशें मिल गई कसूर से, 1-2 माह से वो इगवा थे, कोई कार्रवाई नहीं हुई उनको बाजियाब करवाने के लिए, अब उनकी लाशें मिलती हैं, 2 की तो दिल दहल जाता है, खबर बताई भी नहीं जाती, हम क्या करें, इतना दुख होता है। उसके बाद जनाब डीपीओ वो गया, एसपी गया, डीएसपी गया, इंस्पेक्टर जनाब बरतरफ, खत्म, ये वो एहतसाब हो गया, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ट्वीट कर रहे हैं जी किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। तो बुज़दार साहब जो है मुझे एक बात बताएं, ये गफ्फार कैसरानी जो डीपीओ कसूर था, ये गुजरात में था, कब्जा माफिया का सरपरस्त था, बेतहाशा कंप्लेंट्स हैं उसके बारे में, उसके बाद ये सियालकोट में थे तो ये सस्पेंड हुए, उनको लगाया किसने था डीपीओ कसूर, मेरा तो सवाल ये है। और उसके बाद इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, सीएम साहब यहाँ से उम्रा करने गए थे और पता चला कि वो दुबई में सैरे कर रहे हैं और 4 दिन से ये इंसिडेंट हुआ 2 करोड़ की शॉपिंग कर चुके हैं, वहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं 2 करोड़ की शॉपिंग किसने कराई वो भी तफसीलात सामने आएंगी। उसामा साहब, एडवांस पार्टी कौन यहाँ से गया ये भी बता मुझे एक दीजिए। सवाल है कि उन्होंने सिर्फ जेआईटी बना दी, उनकी इतनी हिम्मत नहीं पड़ी, उनकी इतनी जरूरत नहीं पड़ी कि वो गफ्फार कैसरानी को सस्पेंड कर देते। प्राइम मिनिस्टर को ट्वीट करना पड़ा है, सीएम पंजाब ने उनको सस्पेंड नहीं किया। जिस डीपीओ के नीचे ये इंसिडेंट हुआ उसी को जेआईटी का हिस्सा बनाया गया था। मुझे एक बात बताएं, जो 3 दिन जिस पुलिस ने उन बच्चों की एफआईआर दर्ज नहीं की, जिन्होंने उनको ढूंढना गवारा नहीं किया, वो क्या वो डीपीओ इस अहल था कि वो इस जेआईटी का हिस्सा बनता? उस्मान बोजदार साहब, मेरा आपसे सवाल है कि आप अभी तक डीपीओ को आपने क्यों सस्पेंड नहीं किया? क्या वजह थी? वो कब्जा माफिया का सरगना रहा है गुजरात में, आपके पास रिपोर्ट्स हैं ये सारी, उसके बावजूद आप जो है बुज़दार साहब पर बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं कि उनको एक चीज का पता है कि एक शख्स करप्ट है, जानबूझ के उसको वो वहां पर लगाते हैं। उनको आपने फूफा तैमूर खान का भी नहीं पता, जिनको बावलपुर के अलावा डीजी खान का इजाफी चार्ज भी दे दिया। आप इमरान खान पे इल्जाम लगा रहे हैं कि उनको शायद पता नहीं था और उन्होंने डीपीओ को सस्पेंड कर दिया। खान साहब ने क्या किया? आपने एक सवाल पूछा बाबर साहब, मैं उसका जवाब देना चाहता हूं, मैं जवाब देना। आपने बुज़दार साहब का सवाल किया है कि जी वो क्या कर रहे थे, मैं बताता हूं, वो ट्रेनिंग ले रहे हैं दुबई में जाकर, क्योंकि कोई भी पाकिस्तान का बड़ा सियासतदान नहीं हो सकता जब तक वो दुबई से ना हुआ है, वहां पर शॉपिंग ना कर ले, वहां के प्लाजों में, वहां के होटलों में बड़ी बड़ी अय्याशियां ना कर ले, तब तक वो बड़ा सियासतदान नहीं बन सकता। मुझे तो इसीलिए याद आ रहा है दुबई गए हैं, मस्कत और गए यहाँ हैं, पर बच्चे मर मस्कत के गए। बाद सऊदी 2 अरब गए महीने हैं, से सऊदी अरब किसके से बच्चे थे? वापस दुबई आए हैं, यहाँ से मस्कत गए हैं, मस्कत से सऊदी अरब गए हैं, सऊदी अरब से दुबई आए हैं, दुबई से वापस आप आ कह रहे रहे हैं। हैं 2 करोड़ की शॉपिंग कर ली है भाई, जब वो उनके शॉपिंग कर साथ रहे थे, 2 तो तब सरकारी उनको नहीं होशता कि यहाँ पर कसूर में क्या हो रहा है। 2 तो सरकारी एहलकार बच्चे मर रहे हैं और थे, एक तो FIR उनका दर्ज रिश्तेदार था, दूसरा भी उनका तो प्राइवेट एक बंदा भी था। यहाँ से एडवांस पार्टी दुबई में कौन गई है? मुझे एक बात बताएं, इमरान खान साहब ने क्या सीएम से ये पूछा नहीं कि जनाब आप 4 दिन से आप कहाँ पर हैं, उम्रा करने गए थे, 2 दिन में सीएम जो है उनका प्रोटोकॉल होता है, 2 दिन में उम्रा करके वापस आ सकते हैं। कसूर में 3 बच्चों की लाशें मिल गई हैं, आप कहाँ पर गायब हैं? 5 बच्चे अगवा हुए। इमरान खान को ये पूछना चाहिए बच्चों का पता भी नहीं चला। दुबई में कर क्या रहा है? उसको सीधा पाकिस्तान आना चाहिए था, ट्रेनिंग या आकर वो देखता सियासतदान कि यह पंजाब में क्या हो रहा है। वो सीएम जिस पर पहले ही इतने इल्जाम हैं, जो बड़ी मुश्किल से इल्जाम से बचा है, उस पे वो फिर गायब है। इमरान खान साहब, आप खुद ट्वीट कर रहे हैं, आपको पहले तो सीएम से ये पूछना चाहिए था कि अभी तक कसूर के वाकया पर उन्होंने किया ये क्या? एक तस्वीर देख लें डॉक्टर साहब, जरा थोड़ी तस्वीर नाज़रीन के लिए, ये सिर्फ आज टीजर दे रहे हैं, ये एक तस्वीर देखें जी। जी मैं इनके साथ और भी लोग थे और ये मस्कत एयरपोर्ट के वीआईपी लॉन्च की जो रिक्वेस्ट करके उन्होंने बनवाई, ये तस्वीर वहां पे खातून जो थी, वीआईपी कल्चर का तो सुन ले तब्दीली आ चुकी है। 2 लोग इनके, हैदर अली पीएसओ भी साथ था और सरदार एजाज जाफर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो उनके मामू हैं, गालबन अगर मैं गलत नहीं हूं डॉक्टर साहब, मामू हैं, और शाहनवाज एक प्राइवेट है, ये इनको बाहर खड़ा कर दिया और ये सीएम साहब तस्वीर बनवा रहे हैं इस खातून के साथ। ये मस्कत गए हैं, मस्कत का ये दौरा किसने अरेंज किया, खर्च कौन कर रहा है?
और फिर उसके बाद सऊदी अरब जाते हैं, फिर वापस दुबई आते हैं। दुबई इनके दौरे के लिए एडवांस पार्टी यहां से कौन चलती है, कैसरानी साहब का क्या रोल है, वसीम चौधरी का क्या किरदार है, और पीछे डीलिंग वीलिंग क्या हो रही है इनके ब्रदर इन लॉ के साथ, अच्छा, इनके भाइयों के हवाले से, इनके हवाले से। मगर इतनी लंबी दास्तानें हैं अपना उसामा साहब, बिल्कुल सही कि है। नैब को 4-5 रेफरेंस बनाने पड़ जाएंगे। मुझे बताएं खैर क्या साहब, इस पर इनको कोई रेस्ट नहीं करेगा, कम से कम जवाब नहीं होना चाहिए। करेगी पीएमएलएन और वो चीज पता है किसकी तैयारी कर रहे हैं, को। प्लानिंग किसकी कर रहे हैं, डोगर साहब को पता है। डोगर साहब साउथ पंजाब से, और क्या अहम एक शख्सियत, और शादी दूसरी, और क्या कहानी है मुझे वो भी आपको पता है। छोड़ दे उस बात हाँ को। जी। मुझे बताएं कि जो कसूर में हुआ है, जब पहले ये हो चुका था ज़ैनब बच्ची का, और उसके अलावा दर्जन बच्चियों के वाक़या हो गया, हमने प्रोग्राम किए नून लीग के खिलाफ, शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ हमने प्रोग्राम किए, तब तहरीक इंसाफ बड़ा आगे आगे आती थी, तब बहुत ज्यादा इस पर एहतजाज होता था। आज क्या है, आज क्या उस्मान बुज़दार के खिलाफ एक्शन होना चाहिए? वो दुबई में क्या कर रहे हैं जाकर? पुलिस पॉलिटिसाइज है, पंजाब की जो पुलिस है तो अब इसकी क्या हो रहा तैनातियां है? मेरिट पर नहीं अब होती। क्या हो रहा है? अब तो मेरिट पर पंजाब की अब्दुल गफ्फार पुलिस की करप्ट है। अब्दुल गफ्फार अब कासरानी इस की पंजाब तैनाती की तो पुलिस मेरिट को पर हो आबे गई। जमजम में इन्होंने नहला दिया है। आप देखें फिर तो उनको सही निकाला कि क्यों? आज भी आज सारी ट्रांसफर पोस्टिंग जो है ना वो पसंद और नापसंद पर की जा रही है, पॉलिटिकल बेसिस पर की जा रही है। जो बंदा जितना बड़ा कमाऊ पुत्र है उतनी बड़ी पोस्ट दी जा रही है। लेकिन एक बात माने कि आज शहबाज गिल पर आप इल्जाम नहीं लगा सकते कि जनाब उसने सही तरह प्रमोट नहीं किया और उसने नहीं बताया कि जनाब जी सीएम साहब ने, जिसको फिर खत्म कर दिया गया, आज वो नहीं आप इल्जाम दे सकते कि शहबाज गिल था, उनके कहने पर हटा दिया गया। अब जो भी कसूरवार है, उस्मान बुज़दार पर आपकी जिम्मेदारी। अयूब बुज़दार साहब कौन है, वसीम ब्रेक का चौधरी वक्त है। साहब कौन है, अच्छा। जहांजेब साहब कौन है, जाफर बुज़दार साहब कौन है, उमर बुज़दार साहब कौन है, ये कहानियां और डीलिंग विलिंग कौन कर रहा है, किससे क्या कौन ले रहा है, ये सारी चीजें हैं। और ताहिर चीमा साहब इनका कौन है? बुज़दार साहब को अच्छी तरह ताहिर पता होगा, बशीर सबके चीमा नाम भी याद होंगे। और नहीं होगा तो जो चौधरी कसूर में साहब बच्चे और जो 5 क्लब मर रोड गए, एक उनका और नहीं होगा। खुशखबरी, अच्छा, दोबारा ब्रेक का वक्त डीसी है। लोग हैं, ब्रेक के बाद 5 क्लब रोड दोबारा डीसी लोग, कौन वहां पे लोग आ रहे हैं, इमरान खान साहब को अंधेरे में रखा जा रहा है। ब्रेक के बाद बात करेंगे मकबूजा कश्मीर के हालात। अब पता चला भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जाना चाहते थे जर्मनी, लेकिन पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद से होते हुए फिर उन्हें अमेरिका भी जाना था आगे, लेकिन पाकिस्तान ने इनकार कर दिया और अब भारत की तरफ से कहा गया कि दरख्वास्त की गई, पाकिस्तान इस पर सोचे, ये काम ना करे। तो एक तरफ ये है कि पाकिस्तान से दरखास्तें की जा रही हैं कि जी नरेंद्र मोदी का जहाज़ पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद से गुजरने दिया जाए, और दूसरी तरफ झूठ की इंतहा देखें आप कि मकबूजा कश्मीर में 44 रोज़ 45 रोज़ हो गए कर्फ्यू है, लोगों को खाने पीने की सहूलियात, सेहत की सहूलियात नहीं है, और फिर झूठ बोला जाता है हर सतह पर कि जनाब वहाँ पर तो सब कुछ ठीक है। तो इतनी यानी बेशर्मी की एक इंतहा होती है। बाबर डोगर साहब ये तो उससे भी गुजर चुके हैं, यानी वो इनको आप कुछ भी कर लें, आरएसएस को, इंतहा पसंद हिंदू, ये मोदी को, इसको कोई फर्क नहीं पड़ना। उसामा साहब एक ढीठ गवर्नमेंट है, बेशरम गवर्नमेंट है, जिसने ये जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि नाजीज़म और हिटलर को के ये फॉलोअर्स हैं, और जिस तरह से ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से पूरे हिंदुस्तान में हिंदुता हो, हिंदू गवर्नमेंट हो, हिंदुस्तान में जितनी स्टेट्स हैं वो हिंदुस्तान का हिस्सा हो, और उसके बाद इससे अगला स्टेप जो है कि हिंदुस्तान की जितनी माइनॉरिटीज़ हैं उनको ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया जाए या इंडिया से निकाल दिया जाए। ये मैं सारी दुनिया के सामने एक चीज़ क्लियर, ये सामने पिक्चर धुंधली अब क्लियर होती जा रही है कि मोदी चाह क्या रहा है। मोदी जो गुजरात में मुसलमानों का कातिल है, जो जिसका लक़ब कसाब है, वो अब ये चाहता है कि हिंदुस्तान से माइनॉरिटीज़ की क्लिनजिंग की जाए, उनको ख़त्म किया जाए, ग्रेजुअली उनको इतना तंग कर दिया जाए, ज़िंदगी उन पर इतनी अजाब बना दी जाए कि या तो वो फिर हिंदू मज़हब को इख्तियार कर ले या हिंदुस्तान को छोड़ ले। असम में क्या हो रहा है, वहाँ पर 18 लाख मुसलमान जो हैं उनकी शहरियत ख़त्म कर दी गई, और उसके बाद उनको अरेस्ट किया जा रहा है, कैद किया जा रहा है, मारा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है। वो तो अभी दुनिया के सामने उस तरह से क्लियर होकर सामने आ ही नहीं रहा। वहाँ पर जो जुल्म सितम की दास्तानें लिखी जा रही हैं उसामा साहब, वो यही है। ये एक स्टेप है कि वहाँ पर माइनॉरिटीज़ को ख़त्म कर दिया जाए। ये मोदी का माइंडसेट है, आरएसएस का माइंडसेट है। उसामा साहब
इसको निपटने के लिए दुनिया को या तो एक्शन लेना पड़ेगा। सही। अदरवाइज इमरान खान साहब समझ रहे हैं कि कौम मुत्तहिदा में जाकर वो अभी कोई और वहां पर अच्छा मुकदमा पेश कर सकेंगे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कॉन्फिडेंट नजर आया। आपको लगता है कि वहां जाकर उनकी स्पीच से फर्क पड़ेगा? मोदी की भी उसी दिन तकरीर होनी है। उसामा साहब, मैं एक बात बताऊं, यूनाइटेड नेशंस का ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो यूएनओ की मीटिंग है, ये जनरल असम्बली की मीटिंग है, ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है और ये आखिरी अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये आखिरी अपॉर्चुनिटी, इमरान खान जाएंगे वहाँ पर जाकर अपना केस बिल्ड करेंगे और सारी दुनिया के सामने कश्मीर का इशू जो है हाईलाइट करेंगे, मोदी का चेहरा बेनकाब करेंगे, हिंदुस्तान का चेहरा बेनकाब करेंगे। अगर इसके बाद भी दुनिया नहीं समझती और इसके बाद भी हिंदुस्तान के खिलाफ कोई कंक्रीट एक्शन नहीं लिया जाता, तो फिर ये मैं देख रहा हूँ कि ये खिता जंग की तरफ जा रहा है। कोई फिर रोक नहीं सकेगा। फिर किसी के पास ये ब्लेम गेम नहीं होगी, कोई पाकिस्तान पे इल्जाम नहीं लगा सकेगा। ये नहीं हो सकता कि कश्मीर पर कर्फ्यू लगा रहे, कश्मीर मरते रहे और हम खाली आबादी उठाते रहे। बिल्कुल सही, ये पॉसिबल नहीं होना। एक और आज के दिन की बड़ी खबर थी कि मियां नवाज शरीफ साहब का केस था, सुप्रीम कोर्ट में अपील लगी हुई थी, लेकिन वहाँ अजीब ही सूरत हाल हुई। वहाँ लोग मिठाइयाँ लेकर गए हुए थे कि आज जनाब रिहाई हो जाएगी मियां नवाज शरीफ साहब की। बड़े बड़े दूर से लोग आए हुए थे, लेकिन वहाँ तो उनके अपने ही वकील साहब ने कह दिया जी मुझे कई हफ्ते चाहिए, मैं फिर बात करूँगा और 3 महीने तक तो मैं दलाइल ही देता रहूँगा। ये इसके साथ ये जानना ज़रूरी है कि ये क्यों ना आर्गूमेंट्स दिया। आखिर जो जेल में एक मुलाकात थी गैर मामूली, उसमें क्या हुआ? ये सारी कहानी खरल साहब के पास है और आज यही है खरल कहानी में। जी खरल साहब। सामा साहब, इसी प्रोग्राम में मैंने जिस तरह बताया कि वो बेल की एप्लीकेशन दायर नहीं करेंगे, नवाज शरीफ साहब ने अपने वकील को कह दिया है कि मुझे कोई जल्दी नहीं है। वही बात खार साहब ने कर दी। दूसरी जानब नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई गैर मामूली तौर पर, एक रूटीन से दिन से हट के शहबाज शरीफ साहब गए, ख्वाजा आसफ गए, एहसन इकबाल गए और उनके वकला जिस तरह आज़म नज़ीर तारड़ साहब और ख्वाजा आरफ साहब वो गए जी। वहाँ पे मैंने बताया। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने एक बात की कि डेंगू का सीज़न है, लिहाजा फजल रहमान साहब के मिलने के बाद नवाज शरीफ को जो कन्विंस करने के लिए 7 लोगों को लेके गए कि उनको समझाएं भाई साहब को। तो एक तो उन्होंने पहले भी बयान दिया था कि डेंगू का सीज़न है। उसके बाद एहसन इकबाल साहब पार्ट 2 आ गया, उन्होंने भी शहबाज शरीफ साहब के बयानिए को इंडोर्स किया, ना सिर्फ कि मरियम या नवाज शरीफ साहब के। उन्होंने भी कहा बिल्कुल अक्टूबर में डेंगू है और नवंबर, और फिर बिलावल ने कह दिया जी वो दिसंबर तक देखेंगे। और साथ ख्वाजा आसफ ने यह कहा कि मज़हब कार्ड जो इस्तेमाल और मज़हब को मुतनाज़ा हम नहीं बनने देंगे, ऐसे किसी धरने या इस तरह की एक्टिविटीज़ में शामिल नहीं होंगे। फिर पतली गली से वो भी निकल गए जो हार्ड लाइनर है नून लीग के, जो बयानिया जिनको कहा जाता था कि नवाज शरीफ के असल बयानिए के ये जानशीन है मरियम साहबा के बाद एहसन इकबाल या ख्वाजा आसफ साहब। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी यह कहा कि मज़हब कार्ड है और हम किसी इस ऐसी एक्टिविटीज़ में शामिल नहीं होंगे, इखलाकी हमायत हम जारी रखेंगे। फजल रहमान साहब का जो मिलियन मार्च वो 15 लाख का दावा कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब और नून लीग एक खास इंप्रेशन दे रही है और फजल रहमान साहब भी इंप्रेशन दे रहे हैं। अच्छा। शहबाज शरीफ साहब अब ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि भाई साहब ने भी गो एड दे दिया है कि जो यूएनओ में स्पीच होगी मोदी की, अच्छा। उसमें जो मुजाहरा किया जाएगा तरीके इंसाफ की जानब से, नून लीग के लोग उसमें शिरकत करेंगे। अच्छा। और ये एक इंप्रेशन क्रिएट किया जा रहा है कि मुख्तदर हलकों को उन्होंने ये यकीनदानी करा दी है। दूसरी जी उन्होंने यकीनदानी करा दी है कि नून लीग जो है वो कश्मीर इशू के ऊपर हुकूमत के साथ खड़ी होगी। तीसरा जी उन्होंने ये यकीनदानी करा दिया है कि जो धरना, जो आज़ादी मार्च है, जो मिलियन मार्च है, या जो लॉकडाउन जिसको कहा गया था, उसके अंदर नून लीग शामिल नहीं हो रही। अब फजल रहमान साहब ये चूरन बेच रहे थे, ये मंजन बेच रहे थे, क्या मुख्तदर हलकों से उनकी बात हो गई है, हुकूमत को फिक्स करने का टाइम आ गया है और नवाज शरीफ साहब को जी राम कर लिया गया है और इसलिए ये आप शामिल हों, जोक दौर जोक आए, और वो चंदा भी इकट्ठा कर रहे थे, सारा पर्चियां भी दी जा रही थी। दूसरी जानब शहबाज शरीफ साहब का बयानिया बिल्कुल उसके उल्टा आ गया है। बिलावल साहब शामिल नहीं हो रहे, शहबाज शरीफ साहब यकीनदानियां करा रहे हैं, ख्वाजा आसफ और एहसन इकबाल भी पतली गली से निकल रहे हैं। अब मामला क्या है कि जितनी क्यारत तो अंदर है, अंदर क्यारत है नवाज शरीफ साहब, अंदर है नून लीग की मरियम साहिबा, अंदर है शाहिद खाकान अब्बासी साहब और इस तरह जरदारी साहब, इवन का जरदारी साहब तो नहीं,
नून लीग की जो पाबंद सलासल क़यादत है ना, वो तो ये कहती है कि धरने के साथ जाएं, सही। लेकिन जो बाहर लोग हैं जो धरने में पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो कहते हैं जी हम धरने में शामिल नहीं होते। तो इसका मतलब ये है कि धरना जो है या आज़ादी मार्च है, ये तो अभी से समझ आ रही है कि वो तो इंतहाई फ्लॉप शो है। डील और डील के हवाले से जो बातें चल रही हैं, आज फिर इमरान खान साहब ने ये जो बात की है, और फिर मैं कह रहा हूं कि ये गिरफ्तारियों का एक रुथलेस अकाउंटेबिलिटी का एक सैलाब आ रहा है, और इसमें रिकवरियां भी आप होती देखेंगे। अच्छा। इसमें मजीद गिरफ्तारियां भी देखेंगे। और अगर ये गुबार समझ रहा है कि बगैर पैसों के जरदारी साहब बाहर आ जाएंगे, बगैर पैसों के नवाज शरीफ साहब बाहर आ जाएंगे, मरियम साहिबा बाहर आ जाएंगी, शहबाज शरीफ साहब को डील दी जाएगी, हमजा बाहर चले जाएंगे, ऐद चीमा, फवाद हसन फवाद, मालम जप्पा वाले भी आएंगे, बीआरटी वाले भी आएंगे। सुप्रीम कोर्ट में चूंकि जाना पड़ेगा नैब को बीआरटी में, तो सुनामी वाला जो बिलियन ट्री वाला है, पंजाब से गिरफ्तारियां, पीटीआई हुकूमत की अहम शख्सियात के बारे में कह रहा हूं, पंजाब से अभी इंक्वायरियां शुरू होंगी, गिरफ्तारियां टाइम लगेगा। अच्छा, तो बाबर डोगर साहब ये बताएं कि ये जो बातें असद खरल साहब ने कही हैं, इसमें अब ये कहानी भी शामिल हो गई है कि बिलावल साहब ने कहा जी डेडलाइन तो हमने दी हुई है, अब मौलाना फजलुर रहमान से कल फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफ्द मिलेगा, तो उसके बाद कोई प्रेशर बिल्ड हो सकता है, क्योंकि नून लीग इंप्रेशन दे रही है। आज भी मैंने मीडिया में देखा कि उनके लोग आके कह रहे हैं कि ये नवाज शरीफ साहब खुद अभी बाहर नहीं आना चाहते, वो दबाव डालना चाहते हैं, ये तो उनका अपना इख्तियार है, कोई डील शील का कोई चक्कर ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है। उसामा साहब, PMLN के अंदर रिफ्ट तो है, ये तो बड़ी क्लियर है। जैसा खरल साहब ने कहा कि PMLN में दो तबके हैं, दो सर्कल्स हैं। एक वो तबका है जो कि जेल के अंदर है, वो लीडरशिप है जो जेल के अंदर है, जिसमें शाहिद खान अब्बासी, राना सनाउल्लाह, मरियम नवाज शरीफ जो हैं, ये तो भरपूर पार्टी के अंदर प्रेशर डाल रहे हैं कि हर सूरत में फजलुर रहमान के धरने के साथ हमने जाना ही जाना है, और इनकी भी फॉलोइंग है। और दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ हैं, एहसन इकबाल हैं और शहबाज शरीफ हैं जो कि बाहर हैं, जो कि गिरफ्तार नहीं हैं, और वो ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से ये धरने में हम ना जाएं। और शहबाज शरीफ साहब, जिस तरह खैर साहब ने कहा, वो भी कुछ हलकों को ये यकीन दहानियाँ करा रहे हैं कि जी कि हम इस धरने में शामिल नहीं होंगे। अब देखें कि शहबाज शरीफ या एहसन इकबाल या ख्वाजा आसिफ ओपनली कह रहे हैं कि फजलुर रहमान जो है, ख्वाजा आसिफ के ये अल्फाज के फजलुर रहमान जो है वो मज़हब का कार्ड इस्तेमाल कर रहा है, और मैंने सारी ज़िंदगी इसकी मुखालफत की है, मेरी सारी सियासत जो है मजहबी सियासत के ख़िलाफ़ गई है, तो मैं अपनी सियासत को बेड़ा गर्क नहीं कर सकता। मैं किसी तौर पर भी बिलावल भी इसी तरह की बात कर रहे हैं, बिलावल भी यही बात कर रहे हैं, और बात शहबाज शरीफ साहब जो है वो डेंगी की बात कर रहे हैं। तो अब सारा फैसला जो होना है वो CEC की मीटिंग में होना है। चलिए देखते हैं उसमें क्या होता है। 30 सितंबर को पता चलेगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि धरने के हक में कितने वोट आते हैं और खिलाफ कितने वोट आते हैं। अच्छा, कल क्या होगा? कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब जा रहे हैं सऊदी अरब, ये भी उनका बहुत अहम दौरा है, ख़ास तौर पर अब जो हालात पैदा हो चुके हैं ख़ित्ते में, ईरान और सऊदी अरब कशीदगी के बाद ये मज़ीद अहमियत इख्तियार कर गया है। और उसके बाद उन्होंने जाना है अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत करनी, जनरल असम्बली के इजलास में, जो कि बहुत ही अहम है। उधर से नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे और इधर से इमरान खान साहब। तो अब तमाम नज़रें अक़वाम मुत्तहिदा पर होंगी, तो उसकी तैयारी पहले से ही की जा रही है, और कल के बाद उसमें और ज़्यादा तेज़ी आ जाएगी। बाबर डोगर साहब, कल क्या होगा? सर, इधर इमरान खान साहब कल सऊदी अरब पहुंचेंगे, तो उधर वसीम अकरम प्लस साहब जो है वो दुबई से अपनी शॉपिंग कंप्लीट करके कल पंजाब में पहुंच जाएंगे। अच्छा। और सारी नज़रें उन पर भी लगी हुई हैं कि कसूर में जिस तरह से बच्चों की हलाकतें हुई हैं, और जिस तरह से पंजाब जो है उसमें पुलिस गर्दी जो हो रही है, तो उस्मान गुलजार साहब कल देखें कितने और लोग जो हैं उनको क्या ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग का एक लाभ आएगा, क्योंकि उनके पास हर चीज़ का हल सिर्फ यही है कि बंदे चेंज कर दो। मुझे तो लगता है उन्होंने शहबाज शरीफ का या किसी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नहीं, शहबाज शरीफ बंदे चेंज नहीं करते थे, आपको किसने कहा है? नहीं होता था, डीपीओ मुअत्तल कर दिया जाकर, फलाना। शहबाज शरीफ के फूफा या मामू एडिशनल चीफ सेक्रेटरी या डीपीओ नहीं होते थे जो डीलिंग विलिंग करके, और उनके भाई और उसका तरीक़ाकार डिफरेंट था। शहबाज शरीफ की अपनी एडमिनिस्ट्रेशन थी, बड़ी सख्त एडमिनिस्ट्रेशन, उसके लाडले थे, चहीते थे, जिनको खुली छुट्टी देते थे, लेकिन वो इस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करते थे जितनी शायद शहबाज शरीफ ने 10 साल में ट्रांसफर पोस्टिंग की है, इतनी तो ये 1 साल में कर चुके हैं। अच्छा, खरल साहब, कल क्या मजा हम किरकिरा कर दिया है। बुजदार साहब को बहुत सारी शॉपिंग अब चीज़ें वहाँ पे रख के आनी पड़ेंगी, क्योंकि वो रडार में आ गए। प्रोग्राम हमारा बड़ा गौर से देखते हैं। अच्छा। लेकिन जो कल हो रहा है, जिस तरह पहले होता है, खुर्शीद शाह साहब बिल्कुल तंदुरुस्त थे, सेहतमंद थे,
कल वो बीमार हो सकते हैं, फ़्लाइट सक्कर की जो है वो नहीं मिल सकती, लिहाजा शायद वो कल बीमारी की हालत में कोई हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं, फ़्लाइट ना मिलने की वजह से सक्कर, वरना तो रूटीन में उन्होंने जाना है कल सक्कर एहतसाब अदालत में, और ये दो चीज़ें भी बहाने जो हैं वो बन सकते हैं। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे कल मुलाकात होगी और ये जो बात हमने की कल की पेशगोइयाँ देखते हैं कल कितनी सही साबित होती हैं, और कल हम दोबारा बात करेंगे जो ही आएंगे उस्मान बोजदार साहब, उनके हवाले से ख़ास तौर पर बात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।